साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड पुलिस वाला। जब मेरे नाम के आगे रिटायर्ड पुलिस वाला लग जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आज कुछ ऐसी घटना का, ऐसे प्रसंग का, ऐसे सब्जेक्ट की आज चर्चा होने जा रही है जो सीधे रूप से पुलिस कार्रवाई से संबंधित है। और आपको मालूम ही होगा कि हमारे एक चैनल का नाम है द ग्रेट पुलिस, जिस पर कई लोगों ने बड़ी तख्त टिप्पणियाँ भी की हैं और कई लोगों ने इसको बड़ा सराहा भी है। आज उसी क्रम में मैं एक वार्ता करूंगा, आज वर्तमान में भी और भूतकाल की भी। आज चूँकि तारीख 25 मई है, 25 मई को दो घटनाएं, पहले मैं वर्तमान की बात करूंगा और फिर भूतकाल की बात करूंगा। 25 मई को आज भोपाल शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी में घटित घटना तुषा शर्मा हत्याकांड है। अब इसको हत्याकांड कहा जाए या आत्महत्याकांड कहा जाए, ये अभी जांच की परख में है। और आज पूरा मामले के संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस CJI महोदय व 3 विद्वान जज महोदय के समक्ष आज इस प्रसंग को सुना गया है, निर्णय हुए हैं। और वो निर्णय भारत के आपराधिक या भारत के राजनीतिक और भारत के मीडिया और भारत की आपराधिक घटनाओं में काफ़ी बड़ा मार्गदर्शन और स्थान व नज़ीर बनकर आगे सिद्ध होंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के CJI महोदय की बेंच ने आज निर्णय लिया है कि इस आपराधिक घटना की अग्रिम जांच CBI के द्वारा की जाएगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम के द्वारा की जाएगी। और भी कई सुझाव दिए हैं, मीडिया को भी दिशा निर्देश दिए हैं। ये इत्तेफाक देखिए कि अभी एक सप्ताह पहले ही मैंने एक वीडियो तैयार की थी जो मैं भूतकाल की घटना की बात कर रहा था। वो भी 25 मई को नोएडा में ही घटित एक आपराधिक सनसनीखेज घटना, जिसमें आरुषि तलवार हेमराज हत्याकांड में आज के दिन ही तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय सुश्री मायावती जी ने आज 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आरुषि हेमराज हत्याकांड को विवादों के कारण, मीडिया के विशेष फोकस और विशेष दबाव के कारण, राजनीतिक हलचलों के कारण, राजनीतिक तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी जी के विरोध और राजनीतिक उस उद्देश्य को लेकर आज CBI के लिए आदेश किया था कि अग्रिम विवेचना CBI में कराई जाए। और वही कुछ बदला नहीं है, उसी तरह की घटनाएं हैं, उसी तरह के अपराध हैं, उसी तरह के घटना स्थल हैं, उसी तरह के साक्ष्य। सबसे इन आपराधिक घटनाओं में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो साक्ष्य है और एविडेंस है। चाहे वो आरुषि हत्याकांड हो, चाहे निठारी हत्याकांड हो, चाहे 12 मई 2026 को भोपाल में घटित घटना तुषा शर्मा या तुषा शर्मा से संबंधित घटना। तीनों घटनाओं में मीडिया का बहुत ज़बरदस्त बोलबाला रहा। आज की तारीख में कोई भी राष्ट्रीय चैनल या विश्व स्तरीय चैनल जो भारत में सक्रिय रहते हैं, जैसे BBC लंदन, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV आदि को उठा के, कोई भी आप राष्ट्रीय चैनल उठा के देख लें या छोटा मोटा चैनल उठा के देख लें, तो आज तुषा हत्याकांड पर ही आपको विभिन्न तरह की चर्चाएं
विशेषकर टीआरपी के उद्देश्य से या जनता की आवाज़ बनकर, मैं तो यही कहूँगा कि जनता की आवाज़ बनकर प्रेस अपना काम करती है। इसी के साथ एक और मैंने हफ्ते भर पहले इसी आरूसी और हेमराज हत्याकांड के ऊपर एक ब्लॉग बनाया था और उसमें मैंने इस बात के लिए बड़ी ही चिंता जाहिर की थी और बड़ी ही अपील की थी कि कहीं भारत में या दुनिया में मीडिया पुलिस का विकल्प, पुलिस के कार्यों में अतिक्रमण तो नहीं कर रही है। भारत के किसी भी कानून में मीडिया ट्रायल नहीं है, जबकि आज प्रेस मीडिया ट्रायल करता है। भारत के चाहे पुराने कानून हों, आईपीसी, सीआरपीसी या वर्तमान जो भी कानून बने हैं, किसी में मीडिया ट्रायल का वर्णन नहीं है। लेकिन आज पुलिस के आगे आगे चलकर मीडिया पूरी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होता है और पूरी इन्वेस्टिगेशन को स्वयं जनता के सामने अपने स्वरूप में रखना चाहता है और वादी प्रतिवादी दोनों से बढ़ चढ़ के बात करता है, उनसे करता है और अपनी अपनी धारणा जो उसने अपना आइडिया बना रखा है, उस आइडिया को लेके विवेचना को मोड़ने का प्रयास करता है। सबसे अच्छी बात तो ये है 25 मई को कि 25 मई 2008 को माननीय सुश्री मायावती जी ने संज्ञान लेकर सीबीआई के लिए विवेचना स्थानांतरण करने का प्रयास किया था और इसमें स्वयं सो मोटो लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रसंग में सो मोटो लेकर सुनवाई करके और आज सीबीआई को निष्पक्ष रूप से विवेचना करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ मीडिया के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं कि मीडिया ऐसे कोई प्रश्न या ऐसे कोई साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे जो कि इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम, सबसे सर्वोपरि, सबसे सर्वोच्च, सबसे प्रमुख अगर कोई काम है तो वो इन्वेस्टिगेशन है। चाहे जितनी बड़ी घटना हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बढ़कर इस दुनिया में कोई काम नहीं। डॉक्टर साहबान, फॉरेंसिक, ये सब उसकी शाखाएं हैं, उस इन्वेस्टिगेशन का जो विवेचक होता है। और आज तुषा और त्युषा कांड, अब इसे हत्याकांड या आत्महत्या तो अभी बिगड़ साक्ष्य की मजबूती के बिगड़ तो नहीं कहा जा सकता। और चूंकि मैं पुलिस विभाग में रहा हूं, मैंने 36 साल विवेचनाओं का कार्य किया है, तो मैं तो अभी भविष्यवाणी पहले से नहीं कर सकता हूं कि ये हत्या है या आत्महत्या। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब संज्ञान ले लिया है तो वो अपने दिशा निर्देश में इस कार्य को करेंगे। अब सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ऐसी घटनाओं पर सबसे पहले हमारे 2 सिपाही और जो बीट के दरोगा जी हैं वो पहुंचते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो इन्वेस्टिगेशन के विवेचना के घटना के सबूत व साक्ष्यों को सुरक्षित रख पाएंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब इन्वॉल्वेशन हो ही चुका है तो उनको या उत्तरदायी सरकारों को या उत्तरदायी संस्थाओं को या उत्तरदायी अधिकारियों को ये देखना पड़ेगा कि क्या आज के परिप्रेक्ष्य में जब मीडिया का पूरी तरह से इस्तकबाल हो चुका है, उस स्थिति में क्या एक सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही जो प्रथम घटनास्थल पर पहुंचते हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो सबूत व साक्ष्यों को कितना सुरक्षित रख पाएंगे। और आज लोगों का सामाजिक स्तर, लोगों का आर्थिक स्तर बहुत गति से बढ़ रहा है। जैसे इसी तुषा मामले में दोनों ही पक्ष काफ़ी मजबूत हैं। जो लड़के का पक्ष है समर्थ सिंह का, उनकी मां जिला जज रह चुकी हैं, पूर्व
और पिता एडवोकेट हैं, उसी तरह से जो बेटी बच्ची है तुषा, उनके भाई सैन्य अधिकारी हैं और उनके व्यक्तिगत संबंध भी मॉडलिंग की दुनिया में रहने के कारण काफ़ी प्रमुख लोगों से रहे हैं और सबका इसमें इन्वॉल्वेशन चल रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस के ऊपर वास्तव में दोनों तरफ से बड़ा, और जो विवेचक होता है उसके ऊपर दबाव आना स्वाभाविक होता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय आज किया है वो उस निर्णय की प्रशंसा तो होना ही चाहिए और न्यायिक दृष्टि से भी बहुत उच्च है। और इससे पूर्व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने भी इसको संज्ञान में लिया था और इस बच्ची का दूसरी बार पोस्टमार्टम 24 तारीख को ही हुआ। ये देखिए इत्तेफाक है कि पूरी घटनाक्रम, 3 घटनाक्रम मैं बता रहा हूँ जो भारत के सबसे सनसनीखेज और भारत के सबसे रहस्यमयी हैं। वो पहला है आरुषि हेमराज हत्याकांड, दूसरा है निठारी हत्याकांड और तीसरा ये भोपाल में घटना घटित हुई है, लेकिन इसकी सबकी पृष्ठभूमि नोएडा ही शहर है। ये बच्ची तुषा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली हैं। नोएडा में ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और वहीं अपना इन्होंने कैरियर बनाना चालू किया है और आज ये भारत की उदीयमान मॉडलिंग क्षेत्र में इनका उच्च स्थान था। और इनकी शादी 2012 में किसी जो आजकल आधुनिक ऑनलाइन सिस्टम है उसके द्वारा हुई थी। इनके ऊपर जो बच्ची के पिता हैं उन्होंने दहेज की मांग की और साथ ही साथ बच्ची की हत्या का आरोप अभियुक्तों के ऊपर लगाया है। आगे चल के देखना है कि विवेचना सीबीआई किस बृहद स्तर से करेगी। मेरा तो आज 25 मई को आप सभी का ध्यानाकर्षण आरुषि हेमराज हत्याकांड के ऊपर दिलाना था, क्योंकि उस क्रम में मैं धीरे धीरे 16 मई को जो घटना घटी उस पर ब्लॉग बन चुका है। 24 मई को आरुषि का जन्मदिन था, उस पर भी एक वीडियो बन चुका है। आप लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत अच्छी उस पर प्रतिक्रिया दी है और हमें देखना है कि इस आरुषि हेमराज हत्याकांड जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें उसके माता पिता ही प्रथम दृष्टया दोषी माने गए 12 अक्टूबर 2017 तक, 2017 को साक्ष्यों के अभाव में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा उनको मुक्त किया गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इस महत्वपूर्ण आपराधिक रहस्यमयी और संवेदनशील संगीन घटना में क्या निर्णय लेना है, ये हम सबको उस निर्णय की इंतज़ार है, प्रतीक्षा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जांच एजेंसी, विशेषकर विवेचक या विवेचनात्मक कार्य को काफ़ी मजबूती प्रदान करना होगी, संरक्षण देना होगा, तब इन संवेदनशील और संगीन अपराधों की विवेचनाएं का निस्तारण न्यायिक रूप से और कानूनी रूप से संभव आज के समय हो सकता है। वरना जिस तरह से आरुषि हेमराज के प्रसंग में मीडिया दोनों पक्षों पर चलती रही। जब तक वो मुलजिम थे तब तक मुलजिम, जिस दिन मुलजिम से मुक्त हो गए उस दिन बेदाग। तो मीडिया खुद अपने आप में अपने अपने मन का नैरेटिव डिसाइड करती है। ये विभिन्न घटनाओं में देखा जा चुका है और इस घटना में भी यही रंग रूप मीडिया का हो रहा है। अतः जो पहली बार दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, ये वास्तव में भविष्य में विवेचनात्मक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे।
कहीं ये प्रेस का एक कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है कि जिस तरह से रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो गया है और हमारे पोस्ट ऑफिस में विकल्प आ गया है और उसमें एक तरह से सेंधमारी हो गई है। आज हमारे पत्राचार विशेष प्राइवेट एजेंसियां कर रही हैं, हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनका विकल्प प्राइवेट अस्पताल आ गए हैं। उसी तरह से कहीं प्रेस एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पुलिस से के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं कर रहा है। शायद संभवतः पहली बार किसी भी भारत के सीजीआई महोदय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बार इस घटना के ऊपर ध्यानाकर्षण किया है और मीडिया के अतिक्रमण को पहली बार जांचा और परखा है और सख्त टिप्पणी भी की है। चलिए आगे भी आप सुनिए पहली वाली घटना के संबंध में, आरुषि और हेमराज की घटना के संबंध में भी मीडिया का क्या रोल था। प्रश्न ये है कि क्या मीडिया की एक्टिविटी विवेचना इन्वेस्टिगेशन के परिणाम को प्रभावित कर रही हैं? क्या भारत की न्याय व्यवस्था में भी इंटरफियर कर रही हैं? ये एक बड़ा ज्वलंत समस्या और प्रश्न है। इस पर भी हमारे बुद्धिजीवी प्रबुद्धजीवी सरकारों, भारत की न्यायपालिका को अवश्य ही ध्यान देना पड़ेगा। इन सब घटनाओं और प्रसंगों तथा आधुनिक वातावरण को देखकर आप स्वयं सोचें, आप स्वयं मंथन करें कि आज के परिदृश्य में पुलिस में विवेचना का कार्य कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि एक घटनाएं कहां से किस स्तर तक पहुंच रही हैं और उसके बावजूद भी उनका आज तक सही उन मृतक आत्माओं को सही निर्णय प्राप्त नहीं हो पा रहा है और वो आत्माएं आज भी न्याय के लिए चीत्कार कर रही हैं। उसी क्रम में ये भोपाल की घटना भी अब जुड़ गई है। आगे देखना है कि इसमें जो भी सीबीआई के विवेचक होंगे वो क्या साक्ष्य संकलन करेंगे और विवेचना की परिणति और अंतिम रूप क्या देंगे। वास्तव में यदि आप पुलिस अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आप इन सब से मोटिवेशन लें, इन सब घटनाओं से प्रेरणा लें और एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश, नई आशा, नई किरण न्याय के लिए, कानून के लिए बनकर आगे आएं और यही एक श्रेष्ठ मंथन होगा, श्रेष्ठ विचारण होगा। और आज के बदलते वातावरण में, बदलते एटमॉस्फेयर और माहौल में प्रतिदिन इस तरह की संगीन और रहस्यमयी और ज्वलंत समस्याओं का सामना पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, हमारे चैनल को अवश्य सुनिए और मिलने जुलने वालों को भेजिए। कृपया सब्सक्राइब भी करें और अपनी कमेंट के द्वारा अपनी टिप्पणी करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।